स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ओके नाउ टाइम्स अप। ठीक है। टाइम्स अप तो हो गया, लेकिन हुसैन आप अपनी जगह छोड़कर आज राइजर पर क्या हो गया आज जो है कुछ खास होने वाला। देखिए भाई, रोज आप नए नए चैलेंज लेकर के आते हैं दर्शकों के लिए, तो मैंने सोचा कि एक टेस्ट आज मैं खुद भी दीपिका और ईशा के साथ कर लूं। लेकिन हुसैन, ये चेयर में उठना बैठना अप और डाउन, ये क्या टेस्ट है, किस लिए है ये? देखिए अमित, मैं बताने वाली हूँ। ये टेस्ट रीढ़ की स्ट्रेंथ चेक करने के लिए होता था, और अगर अडल्ट्स की बात करें तो 15 सेकंड में 10 बार, और 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग 15 सेकंड में 5 बार चेयर पर बैठकर खड़े हो पा रहे हैं, तो उनकी कमर उनका साथ दे रही है। और अगर नहीं तो समझ लीजिए कि उनकी स्पाइन हेल्थ खतरे में आ चुकी है। अच्छा, इसीलिए मेरी सलाह तो यही है कि हर किसी को ये टेस्ट जरूर करना चाहिए, क्योंकि आज के वक्त में हर इंसान कभी ना कभी कमर दर्द से जरूर दो चार होता है या उसे महसूस करता है। और कई कई केसेस ऐसे होते हैं जिसमें बहुत मामूली सा होता है, और कुछ तरह के दर्द में लापरवाही की जाए तो जिंदगी पर बिस्तर पर रहने की नौबत भी आ सकती है। अब देखिए, साइटिका, स्लिप डिस्क भी कुछ ऐसे ही नाम हैं जिन्हें अगर नज़रअंदाज किया तो हालात ख़राब हो सकते हैं, सीरियस हो सकते हैं। स्लिप डिस्क का वक्त पर अगर इलाज ना किया जाए तो दर्द जो है वो हिप्स, थाइज, घुटनों के नीचे तक फैल जाता है। और ऐसे ही साइटिका की परेशानी बढ़ने पर खास नहीं, छींकने तक से दर्द का एहसास होता है। पैर या पैर के तलवे में पिन और सुइयां चुभने जैसी झुंझुनाहट होती है, और हिस्सा सुन्न होने लगता है। खड़े होने या चलने में भारी परेशानी होती है। पैर के पंजों को नीचे की तरफ झुकाने में भी दिक्कत हो सकती है। और टेल बोन का दर्द भी आजकल काफ़ी लोग झेल रहे हैं। अगर 20-30 मिनट से ज़्यादा देर तक बैठने पर कमर के निचले हिस्से में दर्द होने लगे और कुछ देर में ठीक हो जाए तो वो कॉक्सीडायनिया की आप कह सकते हैं कि तकलीफ आपको हो सकती है। लेकिन सवाल तो ये भी होता है कि टेल बोन का ये जो दर्द है वो किन किन वजह से होता है, इनके कारण को भी जानना बहुत ज़रूरी है। दीपिका, बड़ा वाजिब सा सवाल आपका भी है, और ये सवाल बहुत सारे लोगों का है। इसका जवाब भी जरा जान लीजिए। गिरने या चोट लगने से, लंबे वक्त तक गलत पोस्चर में बैठने से, बहुत ज़्यादा मोटे हो जाने की वजह से भी टेल बोन जो है वो कमज़ोर पड़ने लगती है और उसमें दर्द होता है। और महिलाओं में पुरुषों के मुकाबले ये तकलीफ ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान बॉडी वेट बढ़ने से शरीर में मौजूद हार्मोन्स यूट्रस और कमर के पास के लिगामेंट्स को ढीला कर देते हैं, जिससे टेल बोन पर प्रेशर बढ़ जाता है। चलिए खैर, दर्द चाहे जैसा भी हो, गर्दन में हो, पीठ में हो या कमर में, रीढ़ के हर हिस्से की परेशानी से आज आपको निजात मिलने वाली है। स्वामी जी हमें नजर भी आ गए। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। ये दीवारें स्वामी जी हरिद्वार की तो है नहीं, ये दिल्ली की दीवारें लग रही हैं, लकड़ी वाला घर। आप भी पूरे ज्योतिषी हो गए हो। अभी जो है इंदु प्रकाश जी की जगह आप भविष्यवाणी में भी आपका प्रवेश दिलाना पड़ेगा। तो जो है योगवाणी, भविष्यवाणी में पूरे निष्णात हो गए। मैं दिल्ली में ही हूँ, और बाहर बरसात के कारण से थोड़े जीव ज्यादा आ गए थे, इसलिए हमने चला ताकि जीवों की हत्या नहीं करते हैं। और देखो, ये ताड़ासन बहुत ही गजब है साहब। इससे ना पूरी कमर की स्ट्रेचिंग हो जाती है। तो एक बार सुबह उठ करके, ऐसे भी लोग अंगड़ाई तो ले ही लेते हैं, तो ये अंगड़ाई आसन कहो इसको, ताड़ासन कहो इसको, ऐसे और फिर ऐसे, ये पूरा फुल फ्रेम रखो भाई, फ्रेम क्यों बिगाड़ कर जाना। तो ऐसे ये लंबे लंबे श्वासों के साथ। स्वामी जी देखिए, आज तो कोशिश ये है कि हर तरह के दर्द से आपके तमाम देखने वालों को निजात मिले, लेकिन हमने शुरुआत ज़रा कमर से की है। कमर जिनकी कमरा हो चुकी है उनकी कमर भी ठीक होगी, लेकिन कमर की से जुड़ी हुई जो तकलीफ़ है, चाहे वो बैकबोन में हो, टेल बोन में हो, इस पर ही सारा हमारा फोकस रहने वाला। और इसीलिए हमने स्वामी जी आज शुरू में एक टेस्ट किया, जिससे सिर्फ 15 सेकंड में ये जाना जा सकता है कि रीढ़ की हेल्थ कैसी है, रीढ़ की हेल्थ ख़राब हो रही है या वो ठीक है। स्वामी जी, रिसर्च ये बताती है कि हर इंसान में ज़िंदगी में कभी ना कभी बैक पेन ज़रूर होता है, या वो ज़िंदगी में कभी ना कभी बैक पेन से गुजरता है। लेकिन आजकल तो स्वामी जी कमर दर्द, पीठ दर्द की शिकायत जो है बड़ी आम सी होती जा रही है। हर दूसरा आदमी आपको मिल जाएगा, यार बड़ी तकलीफ हो रही है, यूं ही पकड़ के चल रहा है।
तो स्वामी जी, ये इतना ज़्यादा कमर दर्द की तकलीफ लोगों में क्यों बढ़ रही है, इसकी वजह क्या है? तो इसकी 3 वजह है। एक तो लोगों का हमने ताड़ासन बता दिया, खड़े होकर के अर्धचक्रासन बता दिया, उष्ट्रासन, और फिर ये मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, मरकटासन, 10-12 अभ्यास आज बताने वाले हैं कमर के तसल्ली से, आराम आराम से। ये तो अभ्यास करने हैं। एक, बैठने का पोस्चर ठीक नहीं है। दूसरा, सोने का पोस्चर भी 99% लोगों का गड़बड़ है। तीसरा, लोगों का पेट ठीक नहीं है। और हमारा 2 दिन पहले हमने जो प्रोग्राम रखा था, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, हृदय, विशुद्धि, आज्ञा, भ्रिकुटी, सहस्रार चक्र गड़बड़ा रहा है। तो जितना भी उत्तेजक आहार है, उत्तेजक विचार है, और उस सब के बीच में जो हमारा पाचन तंत्र गड़बड़ा रहा है, उसका सीधा असर रीढ़ की हड्डी पर पड़ता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम, हमारे विचार का और हमारे आहार का सीधा असर हमारे मेरुदंड पर पड़ रहा है। तो ऐसे ये मकरासन, भुजंगासन। तो पोस्चर ठीक करेंगे आज से, जब भी बैठेंगे सीधे बैठेंगे, और लेटते समय ठीक से लेटेंगे, और अपने आहार विचार का ध्यान रखेंगे। और एक पोस्चर में ज़्यादा देर तक, चाहे वो ऑफिस में हो, ऑफिस में बहुत ज़रूरी होने पर बैठे, कभी कभी फ़ोन आदि पर बात करनी होती है तो टहलते हुए बात कर लें। तो कुछ चेयर पर, कुछ स्टैंडिंग पोजीशन में, अलग अलग कारण है। तो पोस्चर जो है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर खाने पीने में जितनी भी खट्टी चीज़ें हैं, प्रिजर्व फूड है, सिंथेटिक चीज़ें, उनका प्रयोग ज़्यादा हो गया, और उससे भी हमारी जो जीवनीय शक्ति, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर चक्र की शक्ति गड्ढमड्ढ हो रखी है। इसलिए आयुर्वेद में मणिपुर, स्वाधिष्ठान और मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर चक्र को ठीक करने के लिए बस्ती करवाते हैं, पोस्चर को ठीक कराते हैं, मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन ये अभ्यास कराते हैं। पीडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिट, अमनी औषधियाँ यहाँ पर रखी हुई हैं, ये खाने के लिए देते हैं। और जो है लगाने के लिए तेल भी देते हैं, जिससे कि जो, लेकिन रूट कोज क्या है? रूट कोज ये है कि मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक हमारे जो 33 के 33 वर्टिब्राज है, वो गड़बड़ हो गए हैं। और उसके लिए ये भुजंगासन के 4 पोज, भुजंगासन साइड में हाथ रख के, थोड़े के नीचे हाथ रख करके, सामने से उठा करके, और ये तिर्यक भुजंगासन। भुजंगासन भी 4 तरह का, सर्वासन भी 4 तरह का, मरकटासन भी 4 तरह का, ऐसे ही अभ्यास भी करवा रहे हैं। और आपने जो बात पूछी उसका भी उत्तर दिया हमने। और अंदर से व्यक्ति कमज़ोर हो गया है, उसकी इम्यूनिटी घट गई है, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा आदि की कमी होने से अंदर से शरीर कमज़ोर पड़ रहा है। ऊपर से देखने में स्ट्रक्चर ठीक लग रहा है, एलिवेशन ठीक लग रहा है, इंटीरियर गड़बड़ हो गया है। भीतर का, अंदर का स्ट्रक्चर के साथ जो कैरेक्टर है उसमें करेक्शन आ गया। स्वामी जी, इंटीरियर भी ठीक करवाएंगे आज? ठीक करना, और इंटीरियर ठीक होगा तो एक्सटीरियर तो अपने आप ही चमकने लगेगा। स्वामी जी, अब वैसे भी कहा जाता है कि रीढ़ की हड्डी जो है वो इंसान के शरीर की एक ऐसी हड्डी है जिसका हेल्दी होना बड़ा ज़रूरी है। तो आज स्पाइन से जुड़े हर एक तकलीफ़ को दूर करना है। लेकिन सबसे पहले स्वामी जी, ज़रा ये जानना बड़ा ज़रूरी है, स्पाइन के हर हिस्से का जो दर्द है उस पर बात हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले कॉक्सीडाइनिया की बात ज़रा कर लेते हैं, जो टेल बोन में होता है। टेल बोन का स्वामी जी ये दर्द काफ़ी कॉमन लोगों में दिख रहा है। रीढ़ के सबसे निचले हिस्से के इस दर्द को दूर करने का क्या उपाय है स्वामी जी? क्योंकि ऐसी जगह तकलीफ हो रही होती है जहाँ ठीक से सिकाई भी नहीं हो सकती, जहाँ तो टेल बोन में पेन जब होता है ना, तो असह्य होता है, असह्य वेदना होती है उसमें। जैसे आपने बताया ना मेरे भाई हुसैन जी, ये रीढ़ की हड्डी की निचली जो पूंछ है ना, टेल बोन, तो वो जो नीचे की पूंछ है ना, उसमें इतना असह्य वेदना, इतनी असह्य पीड़ा होती है। एक तो माताओं बहनों को जो नॉर्मल डिलीवरी होने पाती है उस समय जो इंजेक्शन लगाते हैं उसके कारण से ये पेन होता है। पुरुषों को
का पोस्चर ठीक न होने से, और जैसे मैंने कहा मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर चक्र की गड़बड़ाने से ये रीढ़ की हड्डी जो मूल है ना, यहाँ गड़बड़ी आती है। और उसके लिए मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, धनुरासन जितने हो जाए उतना कर लेना है। मरकटासन भी बहुत जरूरी है, इसकी 4 पोज बताएंगे। फिर अर्ध पवन मुक्तासन, एकपाद उत्तानासन, सेतुबंधासन और लेट करके चक्रासन के, ये चीजें बता रहे हैं। और टेलबोन के दर्द को सेकंडों में दूर करना है तो श्रृंगी, लीच, अग्निकर्मा, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, ओजोन थेरापी, ये अनुभव की हुई बात बता रहे हैं आपको हम। एकदम से माने दर्द ऐसे गांव की भाषा में बोले तो छू मंतर हो जाता है। ऐसे दबाया ये पॉइंट एक्यूप्रेशर का, उसमें मिडल लगाते हैं एक्यूपंक्चर की, या श्रृंगी करते हैं, वर्षों का दर्द मिनटों में गायब हो जाता है। ये है। फिर दोबारा ना हो तो दही, छाछ, नींबू चार, टमाटर नहीं खाने देते, कब्ज आदि नहीं होने देते। ज़्यादा उत्तेजनाओं में ज़्यादा भोगात्मक जो दृष्टि है, ओहो हो, आजकल तो लोग मलमूत्र के स्थानों पर मरे जा रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, पति पत्नी को, पत्नी पति को ठिकाने लगा रही है, किसी ने बाथरूम में दबा दिया, किसी ने ड्रम में काट करके बंद कर दिया, किसी ने पहाड़ से धक्का दे दिया। इस चक्कर में, ये वासनाओं के चक्कर में, ऐसा नहीं है कि भाई कोई बहुत ज़्यादा कोई विश्व में पहलवान हो, बलवान हो, विद्वान हो, गुणवान हो, धर्मात्मा हो, कोई बहुत अच्छे लोगों से प्रेम के चक्कर में नहीं, बस पागलपन। तो योग से, योग का एक बहुत बड़ा तत्व है ये सोच। जिसने जान लिया कि जो प्रेम है उसका शरीर से संबंध नहीं, देह से संबंध नहीं है, तो प्रेम तो आत्मा से होता है। तो खैर चलो, तो ये जो अत्यंत जो भोगात्मक दृष्टि है ना, उससे भी ये चीजें होती है। बाकी चोट लगने से, स्पीड ब्रेकर, वो ज़्यादा वजन उठाने से, ऐसे उससे भी कई बार दर्द हो जाता है। झूला स्वामी जी अचानक टूट के गिर जाता है, उससे अक्सर लोगों को टेलबोन में चोट आती है। 30 लाख किलोमीटर की लंबी यात्रा की, और बड़ी, जैसा कि आपने बताया, तरह से किसी भी कारण से दर्द हो गया हो, जो आज उपाय बता रहे हैं ना, इनसे ठीक हो जाएगा स्वामी जी। अच्छा, इसमें एक चीज ये है कि ये जो टेलबोन वाला दर्द है, थोड़ा ये भेदभाव करता है पुरुषों और महिलाओं में। ये टेलबोन वाला दर्द थोड़ा भेदभाव कर रहा है। अब महिलाओं में ये पुरुषों के मुकाबले आखिर ज़्यादा क्यों देखने को मिलता है? अब प्रेगनेंसी के दौरान जाहिर है महिला का जो शरीर का वेट है वो बढ़ता है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, यूट्रस और कमर के पास लिगामेंट्स ढीला होता है, जिसकी वजह से अब इसकी वजह से भी टेलबोन पर प्रेशर बढ़ जाता है। तो महिलाएं स्वामी जी क्या ऐसी सावधानी बरत सकती हैं? वो अपनी टेलबोन की तकलीफ को कैसे कम रखें, और स्पाइन का ख्याल कैसे रखें? के दौरान, डिलीवरी के समय, और उसमें इंजेक्शन आदि लगाने से पीरियड भी पूरा खुल करके नहीं होता, ज़्यादा होता है। कम ज़्यादा पीरियड होने से, वाइट डिस्चार्ज होने से, ज़्यादा ब्लीडिंग आदि होने से, फिर माताएं बहनें स्ट्रेस ज़्यादा ले लेती हैं, उससे भी वजन का भी असर पड़ता है, और गतिविधियों का भी, क्योंकि महिलाएं ज़्यादातर जो है घरों की 4 दीवारियों में रहती हैं। कितने ही आज़ादी की बात की जा रही हो, लेकिन उस सब का असर पड़ता है। तो माँ बहन बेटियों को एक्स्ट्रा प्रिकॉशन ये लेना है कि उनको एक तो शारीरिक गतिविधियों को बढ़ाना है, और जो है ये मासिक धर्म आदि की जो दिक्कतें हैं उनसे बचने के लिए दशमूल आदि का सेवन करना है नॉर्मल डिलीवरी के लिए जो है। और उसमें वो भी जो पेन पेनफुल ना हो, तो उसके लिए जो इंजेक्शन लगाते हैं ना, उससे उसको अवॉइड करना है। उपाय तो बता दिए हमने, लेकिन फिर भी उसको अवॉइड करना है। ओबेसिटी आदि से बचने के लिए अपने डाइट आदि को और सब चीज़ों को ठीक रखना है। तो जो कारण है उसका निवारण करना है। मेरुदंड के लिए जितने अभी उपाय बता दिए ना हमने, ये इतने अच्छे पैर ऐसे थोड़ा पास में रखें, हाथ जितने नज़दीक लेकर के आए ऐसे, और फिर यूँ उठाएं, तो इतना न उठेगा तो जितना उठे उतना ही उठाएं, इससे बैलेंस बनता है। तो ऐसे भी अधिक ना हो पाए तो इतना तो करें। और फिर
नीचे वाले हिस्से को एक्टिव करने के लिए, ये ओबेसिटी के लिए भी अच्छा है और ये ऐसे भी अच्छा है। अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ऐसे 1, ये 2। तो ये टेल बोन का पेन तो आज के बाद किसी को रहेगा नहीं। इसका एक्यूप्रेशर का पॉइंट भी अभी बता देंगे, कमर का, गर्दन का और पूरी रीढ़ की हड्डी के लिए। ये जो दोनों हाथों में ये पॉइंट है और दोनों पैरों में भी है, ये सेम पॉइंट यहाँ होता है। ये इस एक्यूप्रेशर का ये पॉइंट दबाने से ना पूरा वहाँ पर, वैसे तो ये एनर्जी का सिद्धांत बड़ा है, तो ये दर्दों में खास करके एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, मर्म चिकित्सा, अग्नि चिकित्सा और रक्त मोक्षण, ये बड़ा अच्छा काम करते हैं। और थोड़ा धूप में रहा करें, थोड़ा विटामिन डी, B12, कैल्शियम और फास्फोरस आदि शरीर में ठीक रहे। एक तो हड्डियाँ ठीक रहनी जरूरी है अंदर से, दूसरा मांसपेशियाँ, मसल्स, उनका भी ठीक होना जरूरी है ना। ये इसको भी ठीक रखना जरूरी है। तो ये है ना, तो इतना सा ध्यान रख लेंगे तो टेलबोन की समस्या को तो टाल सकते हैं 100%। स्वामी जी, बात सिर्फ टेल बोन तक ही नहीं है, फिर पूरा पवन मुक्तासन भी किया जा सकता है, क्योंकि लोअर बैक का जो पूरा हिस्सा है उसमें कई तरह की परेशानियां लोगों को होती हैं। अब स्लिप डिस्क ही जो है, अब ये इसमें लापरवाही अगर किसी ने की तो बड़ी घातक हो जाती है आखिर में आते आते। अब ज़रा लोगों को स्वामी जी समझाइए कि स्लिप डिस्क किस किस वजह से होती है, इसके होने की वजह क्या है, और अगर किसी को हो गया है तो फिर क्या क्या सावधानी बरतनी है, और क्या ये पूरी तरह से ख़त्म होती है लोगों में? स्लिप डिस्क के 3 कारण हैं। एक तो ओवरवेट होना, दूसरा वजन ज़्यादा उठाना। डिस्क स्लिप तभी होगी जो मणका है, वर्टिब्रा है, वो इधर उधर खिसक गया, अंदर की तरफ धसक गया, बाहर की तरफ उभर गया, दाएं बाएं खिसक गया। वो स्लिप डिस्क जो है ओवरवेट होने से, दूसरा वजन ज़्यादा उठाने से, और वही बात है कि लंबे समय तक गलत पोस्चर आदि में बैठ गए, उससे भी रीढ़ की हड्डी कमज़ोर है, और रीढ़ की हड्डी को चारों तरफ से जो बांधे हुए है वो मांसपेशियाँ कमज़ोर हैं। मैंने कहा कैल्शियम, फास्फोरस आदि के साथ, विटामिन डी आदि के साथ प्रोटीन का डाइट में इंटेक, और प्रोटीन को का अंदर से डाइजेस्ट होना, और मसल्स का स्ट्रेंथन होना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ नस नाड़ियों के लिए मोरिंगा, स्प्रिल्यूना, और उसमें प्रोटीन भी है, और आयुर्वेद में शिलाजीत, अश्वगंधा, शतावर, इसलिए चीज़ें पहले लिया करते थे लोग। और देखो, मैं तो अपना अनुभव बताता हूँ, 3 बार मुझे स्लिप डिस्क हुआ और 3 बार मैंने ठीक कर लिया। ये लोगों में गलत फहमी है। वैसे इसको ना, रीढ़ की हड्डी को, नीचे वाले हिस्से को, ये भी अच्छा करता है। बट तो स्वामी जी, आपको किस वजह से हुआ? लोगों में गलत फहमी है कि एक बार डिस्क स्लिप, 3 बार ऐसे हुआ। एक बार तो मैं पेड़ के ऊपर से गिर गया, हरियाणा में पैदा हुए हो, उत्तराखंड में चले गए, लीची के पेड़ पर चढ़ गए ऊपर से लीची तोड़ने के चक्कर में कमर तोड़ा ली, ऊपर से पड़े सीधे 20-25 फीट नीचे और ठुक गई कमर। वो तो अच्छा था, कठोर फर्श नहीं था, जमीन पर ही गिरे, संभल गए, लेकिन उसमें हो गया। पहले, अभी भी वैसे हम बीच बीच में कुश्ती करते रहते हैं। एक बार अनाड़ी पड़े से अपने से डबल वजन वाले को उठा लिया और ऊपर से फेंका। अब तो हम नीचे बैठ करके फिर फेंकते ऊपर से, तो दिक्कत नहीं आती। और जो है, तीसरी बार ऐसी कमर में झटका लग गया ज़्यादा वजन उठाने से। थोड़ा अनाड़ीपने हमने भी कर रखे हैं तो ज़्यादा वजन उठाने से, कमर में झटका लगने से, तो लीची के चोट तोड़ने लगने से लोग ना लगे, हो जाता है, उसमें ज़्यादा नुकसान है। ज़्यादा वजन ना उठाए और अनाड़ीपना ना करे ये डिस्क्लेमर दे दिया। ठीक है, थैंक यू। तो स्वामी जी, ठीक कैसे किया आपने, ये भी बताइए। तो मैंने सच्ची बता रहा हूँ आपको, मेरा उस समय BHL में कैंप चल रहा था, 30 साल पहले की बात है। तो मैंने सोचा भाई
ये तो गड़बड़ हो जाएगा, योगी हुआ रोगी, गलत खबर छप जाएगी। तो मैं क्या किया, तख्त के ऊपर लेटा हुआ था, तो धीरे धीरे पैर नीचे लटकाए और ऐसे धीरे धीरे पैर नीचे लटका करके और ऐसे धीरे धीरे होले होले, मतलब 5 मिनट में हुआ होगा मेरे से उष्ट्रासन। उष्ट्रासन फिर ऐसे 1-2 मिनट इसमें रुका। फिर यही जो मकरासन, भुजंगासन जो कर रहे हैं हमारे अमित जी और करते रहते हैं यहाँ पर स्टूडियो में भी, ईशा जी, दीपिका जी आदि, मीनाक्षी आदि, तो वही यही अभ्यास किए। और फिर मैंने थोड़ा शिलाजीत लिया। पहली बार आयुर्वेद में, वैसे मैं औषधि आदि ज़्यादा लेता है ना, ये आयुर्वेद की शिलाजीत ली और थोड़ा चंद्र प्रभावटी ली। ये चंद्र प्रभावटी आदि देते रहते ना। और खट्टी चीज़ें कुछ नहीं ली, दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, कोई भी खट्टी चीज़ नहीं। तो और फिर यही आसन, मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, मरकटासन, यही आसन के उष्ट्रासन। मात्र 5 आसन करने से कमर एकदम परफेक्ट। 7 दिन तो लगे, 7 दिन में थोड़ी चलने फिरने लायक हो गए थे, मतलब पहले दिन से ही हमने तो संभाल लिया था अपने आप को। हाँ, थोड़ा मूवमेंट धीरे धीरे होते थे और 10-15 दिन में तो एकदम अच्छे। और 1 महीने तो मैं तो घोड़े की तरह दौड़ने लग गए थे। ये एक्यूप्रेशर जरूर किया था। तो स्वामी जी, स्लिप डिस्क होने पर क्या कुछ आसन नहीं भी करना है? तो वो भी करते थे। कुछ ऐसे अभ्यास हैं जो नहीं करने चाहिए? हाँ, आगे नहीं झुकना ज़्यादा, आगे नहीं, आगे ज़्यादा नहीं झुकना, बस इतना ध्यान रखना है। आगे नहीं झुकना और बैठने में सीधा बैठना है, लेटने में थोड़ी सावधानी रखनी है। और ये एक्यूप्रेशर का पॉइंट दबाना है, ये दोनों पैरों में, यहाँ से ये पॉइंट बहुत ही ज़बरदस्त है। ये और पूरा ये चैनल पूरा, तो ये करके हमने ठीक किया था, एकदम पक्की बात बता आपको। शरीर के सारे चैनल दबाइए, लेकिन टीवी देखने के लिए इंडिया टीवी वाला ही चैनल दबाइए, तभी आपको बीमारियों से मुक्ति मिलेगी और यही प्रदर्शन होगा स्वामी जी का, जो आपको निरोगी ज़िंदगी का जो है आपका सपना, उसे साकार करवाएंगे। अच्छा स्वामी जी, एक चीज़ है साइटिका। अब अक्सर लोग से सुनते हैं कि साइटिका का दर्द परेशान कर रहा है और पैरों से निचले हिस्से से कमर तक लोग बिल्कुल से तकलीफ़ में डूबे हुए हैं। अब जो एक नस सी दब रही होती है, क्या है ये स्वामी जी, इसके बारे में ज़रा बताइए। और इससे क्या पूरी तरह से रिकवर हुआ जा सकता है? हाँ, साइटिका एक नस है और वो जब दब जाती है ना तो पूरा पैर सुन्न हो जाता है, पैर खिंच जाता है और बाद में लंबे समय तक, मैंने तो लोगों को 2, 4, 5, 10, 12 साल तक देखा, तो 1-1, 2-2 इंच का पैर में अंतर तक आ जाता है। बड़ा भयंकर दर्द होता है साइटिका। उसको रांगड़ बाय बोलते हैं गाँव की भाषा में, आयुर्वेद में इसको कृध्रसी कहते हैं। तो रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में, जो रीढ़ की हड्डी से नस नाड़ी आ रही है, पैरों से होकर के एड़ी तक आती है, तो उसमें रक्त रुक जाता है। अब उसके लिए हम, जैसे मैंने कहा, एक्यूप्रेशर करते हैं, उसके लिए श्रृंगी चिकित्सा भी करते हैं। बहुत तरह के ट्रेडिशनल तरीके हैं उसको दूर करने के, और सबसे अच्छा तरीका है भुजंगासन और मरकटासन। 2 आसन, भुजंगासन, मरकटासन, इसको अवश्य करें। और खाली पेट पीडानिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिप, वैसे हमने एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने का रस भी पिलाया और खाने के बाद त्रयोदशांग गुग्गुल और चंद्र प्रभावटी दी। 1 से 2 सप्ताह में 100% खाली पेट एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने का रस जो भी उपलब्ध हो जाए, हल्दी, मेथी, सौंठ, अश्वगंधा, शतावर आदि का पाउडर, या जो है हम ये वातारी चूर्ण दे देते हैं, वो भी फायदा करता है। पीडानिल गोल्ड खाली पेट खाने के बाद चंद्र प्रभावटी, त्रयोदशांग गुग्गुल दिया और साइटिका पेन पूरा ठीक हो गया। इसमें भी वही दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खट्टी चीज़ें नहीं देते। कमर में झटका नहीं लगना चाहिए, बैठने में पोस्चर ठीक रखते हैं, वज़न ज़्यादा नहीं उठाते हैं, कब्ज नहीं होने देते हैं, और ज़्यादा जो भोगात्मक दृष्टि है वो नहीं रखते हैं। तो ये अनुलोम विलोम, अब देखो बैठे बैठे या लेटे लेटे ही कराते हैं, और इससे नस नाड़ियाँ एकदम अच्छी हो जाती हैं। एक तो ये, दूसरा, अच्छा स्वामी जी, साइटिका का जो दर्द है, 2 आसन में बता रहा था, एक मरकटासन के 3 अभ्यास जी। ये शुरुआत तो स्वामी जी इसकी किसी पॉइंट से होती होगी,
जी। और वो लोग कहते हैं कि फिर वो धीरे धीरे पूरे ट्रैवल करता हुआ कमर से लेकर नीचे पैर के टो तक जाता है। तो इसमें स्वामी जी कितना वक्त लगता यहाँ है? से शुरू होती है, हाँ। निचले हिस्से से शुरू होता है या कुल्ले से शुरू होकर के, और ये यहाँ तक चला जाता है, यहाँ ज़्यादा रहता है, फिर ये नीचे तक आता है और ऐसे पैर खिंच जाता है, एक कदम भी चलना मुश्किल हो जाती है, हालत हो जाती है। इसको रांगड़ बाय, लंगड़ी बाय ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं। और एक में किसी के तो दोनों पैरों में हो जाती है, और बाद में फिर वो बढ़ते बढ़ते नीचे से ऊपर तक आ जाती है, पूरी कमर जकड़ जाती है। और हालात जो है फिर एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस जैसी, धनुर्वात जैसी, गृध्रसी से यात्रा शुरू हुई, धनुर्वात तक पहुंच गए, वो ना पहुंचे इसके लिए वापस बता रहे हैं। एक तो ये मरकट आसन जो स्टूडियो में भी हमारे योगी आत्माएं बहुत अच्छे से कर रहे हैं, और देखो ये ऐसे पहले थोड़ा से ऐसे रुकते एक स्थिति में, ऐसे एक स्थिति में रुक गए, और फिर धीरे धीरे वापस ऐसे। तो ये मरकटासन के 3 अभ्यास, ऐसे एक तरफ पैर दूसरी तरफ गर्दन, ऐसे थोड़ा अपने पंजों में फासला, और फिर एक ये अर्ध पवन मुक्तासन। ये जो फिजियोथेरापिस्ट है वो भी यही एक्सरसाइज आजकल बताते हैं। हाँ, थैंक यू फिजियोथेरापिस्ट डॉक्टर्स को भी कि उन्होंने योग को सम्मिलित कर लिया अपने फिजियो में। और फिर ये मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, इससे 100% सciatica पेन ठीक हो जाता है। साथ में जैसे मैंने कहा, चाहे वो सर्वाइकल स्पोलाइटिस हो या एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस हो, पूरा का पूरा तंत्र ही अच्छा हो जाता है। तो दर्द कोई भी हो, निरंतरता के साथ करना तो पड़ता है, योग तो करना पड़ेगा। हौले हौले करो, धीरे धीरे अभ्यस्त हो जाएंगे ऐसे ये और ऐसे ये। फोन कट गया, कोई बात नहीं, पीसीआर वाले जोड़ लेंगे। और हाँ, थैंक यू पीसीआर, बड़ी समझदार, तुरंत जोड़ लेते हैं। ऐसी समझदारी सब लोग दिखाएं तो न तो काम में दिक्कत आए, न तो कोई स्वास्थ्य की दिक्कत आए। लोग, मेरे भाई बीच में कट गया था, वापस जुड़ गया। बिल्कुल स्वामी जी, सबको देखिए जागरूक रहना है, हेल्थ हाँ। अवेयरनेस, हेल्थ सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया, जहाँ भी हो, घर परिवार, समाज में, सामाजिक तौर पर, मजहबी तौर पर, राजनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर सब जागरूक रहे तो न तो कोई बीमारी होगी, न जीवन में कोई बुराई आएगी। और जागरूक रहेंगे, थोड़े होश में रहेंगे, परस्पर जागरूकता रहेगी तो चोरी चकारी घरों में भी नहीं होगी, मंदिरों में भी नहीं होगी। मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, चर्चों में, ओहो साहब, मामला गड़बड़ है। इसलिए बिल्कुल ठीक बात है, जागरूकता ही बचाव है और हर तरह के मामलों में ये लागू होती है। बिल्कुल ठीक बात स्वामी जी आपने कही। अब देखिए, साइटिका से तो स्वामी जी आपने मुक्ति दिला दी, लेकिन अभी बात पूरी चुकी हुई नहीं। आज बात स्पाइन हेल्थ की हो रही है, तो सर्वाइकल को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और वैसे भी मोबाइल एडिक्शन ने हालात बहुत ख़राब कर रखे हैं। सर्वाइकल का दर्द स्वामी जी अगर बढ़ जाता है तो फिर एंजाइटी, चक्कर लोगों को आने लगते हैं, यहाँ तक हालत लोगों की ख़राब हो जाती है। तो इस तरह के हालात ना बने, एक तो ये बात, और सर्वाइकल के भयंकर दर्द से अगर कोई जूझ रहा है तो उसे छुटकारा कैसे मिलेगा? जो लोग गले में पट्टा लगा के घूम रहे हैं, सर्वाइकल स्पोलाइटिस पेन, फिर वो फ्रोजन शोल्डर में, वर्टिगो में तब्दील हो जाता है, लोग चलते फिरते गिरने लगते हैं। और मेरे भाई इतना ही नहीं, यह हालात हो जाती है हुसैन जी। मैंने तो एक अपने बहुत ही प्रिय आत्मा थे, हरि भाई पुणे के, बालकोनी में खड़े हुए थे और चक्कर आया और ऊपर से नीचे गिर गए और मर गए। उनकी पत्नी माया बोले, स्वामी जी हमारे तो अब जिंदगी में ऐसा दुख आ गया, अब क्या करें। तो ये बातें छोटी छोटी लगती हैं, लेकिन बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती है। तो ये जो स्कंद संचालन है, ये हस्त संचालन, देखो ऐसे ऐसे इस तरह से, ये गर्दन आगे पीछे यूँ करना, गर्दन दाएं बाएं ये झुकाना, ऐसे। ये इंटरनेशनल योग डे के प्रोटोकॉल में भी छोटे छोटे अभ्यास डाल रखे हैं। ऐसे तो वो योगा का प्रोटोकॉल डिज़ाइन ऐसा किया है जिसने भी किया है,
वो बच्चों से लेकर के बुजुर्ग और खास करके बुजुर्गों का ध्यान रखा गया है, क्योंकि उसमें अब सब सम्मिलित तो होते हैं, इसलिए बुजुर्ग एमएलए, एमपी, सीएम और बड़ी उम्र वाले पीएम, प्रेसिडेंट आदि सब एक साथ कर सके, ऐसा ही उसको डिजाइन किया गया। लेकिन धीरे धीरे करके लोग अब सामान्य योग, थेरापिटिक योग, एडवांस योग में भी निष्णात हो रहे हैं। तो ये सामान्य गर्दन की एक्सरसाइज और फिर वापस उष्ट्रासन। उष्ट्रासन पूरा भी ना हो पाए ना, अब ये ऐसे भी सबसे हो नहीं पाता, लोग अपने हाथ इतने अधर से ही रह जाते हैं, यहाँ तक भी नहीं पहुँच पाए। तो कम से कम ऐसे ही बैठ करके ऐसे ही झुकने, इतने भी नहीं झुक पाते तो ऐसे पैर सीधे कर लें और ऐसे ही 10-20 बार कर लें। और देखो ये तो कितना अच्छा आसन है, ऐसे इतना तो सभी कर सकते हैं। और फिर जो है इतने से ही गर्दन बहुत अच्छी हो जाती। इतना भी ना हो तो तख्त पर, पलंग पर लेट करके गर्दन लटका दे पीछे थोड़ा। एक ने अपना टीवी, इंडिया टीवी सामने ना लगा करके दीवार में थोड़ा ऊपर लगा लिया और उसी से उसका सर्वाइकल ठीक हो गया। मैं ये आपको मजाक की बात नहीं बता रहा हूँ, मतलब टीवी जो है सामने दीवार पर आंखों के पैरेलल ना रख करके थोड़ा ऊंचा रख लिया और उसी से सर्वाइकल ठीक हो गया। तो गर्दन को हम किस पोजीशन में, ये आप बता रहे थे ना मोबाइल पे यूँ झुका रहे, तो इसी से तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और ये सारा बखेड़ा हो रखा है। तो थोड़ा थोड़ा चेंज लेकर के आए और ये थोड़ा ये पॉइंट भी दबा लें थोड़ा, इससे भी बड़ा फायदा हो जाता है, बहुत अद्भुत लाभ होता है इसमें सर्वाइकल। ये भी अच्छा है। और कितना नीचे जाएंगे लोग? आप ऊपर उठाने की बात कर रहे हैं, अब टीवी उठा लें कम से कम, उससे भी फायदा मिलेगा। स्वामी जी देखिए, सर्वाइकल के बाद अब बारी जरा आती है स्पॉन्डिलाइटिस की। ये सर्वाइकल से कितना अलग है? क्योंकि कई बार लोग थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कि सर्वाइकल है, स्पॉन्डिलाइटिस है, और इसका इलाज क्या वही है जो सर्वाइकल के लिए करना है या कुछ इसमें अलग करने की ज़रूरत है? हाँ, औषधियाँ वही करनी है, परहेज वही रखना है, पोस्चर ठीक करना है और आसन वही करने हैं। दरअसल क्या है, ये एक कुणबा है, सर्वाइकल थोड़ा यहाँ रहा, फिर नीचे खिसक गया, स्पॉन्डिलाइटिस, फिर नीचे चला गया लोमोस्पॉन्डिलाइटिस, पूरी स्पाइन में चला गया एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। ये एक कुणबा है, माने उसी को थोड़ा थोड़ा नाम भेद से ऊपर वाले एस एल वो नाम रख दिए उनके ना, स्पाइन कॉर्ड के मणकों, उनके वर्टिब्रास को। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन थोड़ा यहाँ से शुरू हुआ, सर्वाइकल यहाँ, फिर नीचे थोड़ा स्पॉन्डिलाइटिस नीचे तक चला गया और फिर जो है ये रीढ़ की हड्डी में सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन आ जाता है, फिर पूरी रीढ़ की हड्डी दर्द करने लगती है, लोमोस्पॉन्डिलाइटिस, सैटिका आदि, पूरी रीढ़ की हड्डी दर्द करने लग गई, तो फिर एंकिलोजिंग हो गया। तो ये, और फिर रीढ़ की हड्डी ज़्यादा ही टेढ़ी मेढ़ी होगी तो स्क्लेरोसिस हो गया। तो ये रीढ़ की हड्डी के 33 के 33 मणके अच्छे रहेंगे, अपना जो है पोस्चर ठीक करें, सीधे बैठे, जब भी बैठे ऐसे नहीं बैठे, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं बैठे, ऐसे नहीं बैठे, और ये दादी आसन में ना बैठे, ये मतलब जो हमारे विदेशी लोग हैं ना, वो बेचारे उनके पैर ऐसे 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 हो नहीं पाते, तो ऐसे ही बैठते हैं। ये आसन फिर लेटने में ये जो ऐसे लेटते हैं ना, ये ठीक नहीं है, यो जो, और पैर यो पैर मोड़ करके यो गड्ढा बड्ढा हो करके जो सोते हैं, या सीधे भी सोते हैं तो यो पैर रख लेते हैं, या ऐसे, ये सब ऐसे नहीं करना पड़ेगा, ऐसे नहीं, तो ऐसे सोए। तो अपना पोस्चर ठीक रखें, अपना ये छोटे छोटे सुधार कर लेंगे ना, तो और फिर पूरे शरीर में दर्द होने लगता है, फाइब्रोमाइल्जिया, फिर वो दर्द खाली रीढ़ की हड्डी तक ही नहीं रहता, जोड़ों में आ जाता है, जॉइंट पेन, अर्थराइटिस। तो ये है तो एक ही वात रोगों की श्रेणी है, वात रोगों की एक फैमिली है, बस वात ना बढ़ने दे, अर्थात शरीर की ऊर्जा, जीवनीय ऊर्जा, और उसके लिए प्राणायाम आराम आराम से करें। इसको भी झटका मार के ऐसे पूर्ण वेग के साथ, तो जो पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति उन्हीं को करना चाहिए। तो भस्त्रिका
कपालभाति अनुलोम विलोम सहजता से करें। एक ऐसे करते थे, आपको सच्ची बता रहे हैं ऐसे। अब उसी को सियाटिका भी हो गया, स्लिप डिस्क भी हो गया, लोमोस्पोलाइटिस भी हो गया, झटके मार मार के भस्त्रिका कर रहे थे। एक योगी जी, अब तो उनका शरीर पूरा हो गया, मैं आपको ये अनुभव की भी बातें बता रहा हूँ। तो ये हर काम को विधि विधान से तरीके से कर लो। तो उछल उछल करके भस्त्रिका करना, यूं हाथ खींच खींच करके भस्त्रिका और करना, उसके बाद स्वामी जी लोग शिकायत करते हैं कि बहुत उनको जोर पूरा से फायदा नहीं मिल कपालभाति रहा। करना। और इसीलिए हमने बार बार इस तरह के कार्यक्रम भी रखे कि स्टेप बाय स्टेप आपसे जाना कि कौन सा अभ्यास कैसे किया जाएगा, क्योंकि तभी कोई अभ्यास फायदा देगा जब 100% एक्यूरेसी के साथ उसे किया जाएगा, उसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं होगा, तभी वो आसन फायदा आपको पहुंचाएगा। अच्छा स्वामी जी, देखिए एक बात करनी और बहुत ज़रूरी है, चूँकि कमर में या शरीर के किसी भी हिस्से में चोट लगने पर लोगों को पता ही नहीं होता कि सिकाई ठंडे से करनी है या गर्म से की जानी है। आजकल बड़ा कोल्ड और ठंडे और गर्म की सेक की बात बहुत चल रही है। तो स्वामी जी, सिकाई का सही तरीका क्या है? ठंडे से कब करनी है और गर्म से कब करनी है? ठंडा और गर्म। तो देखो, एक तो कहीं सूजन आ जाए ना, तो उसमें ठंडे से, जैसे कहीं चोट लग जाती है अचानक, जैसे सिर में चोट लग गई, पैर में चोट लग गई, एकदम सूज जाता है वहाँ आइस से सिकाई करनी है। आइस को कपड़े में डाल लिया, जितना मोटा कपड़ा है थोड़ा बारीक कपड़े में, कॉटन के कपड़े में डाल लिया और उससे सिकाई कर दी, एकदम से वो बैठ गया। उससे वहाँ जो ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा हो गया था ना, तो वो जो, और फिर सूजन आ गई थी, वो कम हो जाती है, संकोचन हो जाता है नस नाड़ियों में, वो ब्लड वहाँ से पास ऑन हो जाता है। सामान्य रूप से ठंडे गर्म की सिकाई करते हैं। आयुर्वेद में फिर हम पोटली मसाज भी करते हैं, स्टीम भी देते हैं। तो ठंडा और गर्म दोनों के करने से आकुंचन और प्रसारण, सिकुड़ने और फैलने की जो नस नाड़ियों की मांसपेशियों की जो प्रक्रिया ठीक होने से वहाँ ब्लड और एनर्जी का फ्लो पूरा ठीक हो जाता है, और जो इन्फ्लेमेशन आया था वो भी वहाँ से निकल जाता है। बाकी तो फिर यदि यूरिक एसिड, RACRP, ANA, HNP27, मैंने तो अभी देखा लोगों का एक का भयंकर 3,400 और ए फैक्टर। अब उनके लिए गोखरू का पानी, चंद्र प्रभाव की गोक्षर आदि खाने के बाद खाली पेट पीने गोल्ड आदि देनी पड़ती है। तो जो ये जो इन्फ्लेमेशन है, जो सूजन है, उसके ऊपर सामान्य रूप से गर्म और ठंडा दोनों ही कर लेने चाहिए। और जो है कई बार ठंडे से दर्द बढ़ जाता है, वो अपनी प्रकृति को भी देखना पड़ता है, अपने शरीर को देखना पड़ता है। अपने शरीर को देख करके, बलाबल की परीक्षा करके, अपने प्रकृति को देख करके, फिर कई बार हम गर्मी ही सिकाई करते हैं, ठंडी नहीं करते। ठंडा करने से किसी को दर्द बढ़ जाता है। स्वामी जी, एक चीज़ इसमें ज़रा और मुझे आपसे जाननी है। चकत्ते आ जाते हैं, एकदम नील नील के निशान पड़ जाते हैं। आपने इसको काफ़ी क्लियर कर दिया है, लेकिन थोड़ी सी बात और ज़रा इसमें बड़ी ज़रूरी है। आजकल हॉट एंड कोल्ड पैक का बड़ा चलन है, आपने उसके बारे में बताया भी। लेकिन स्वामी जी, बचपन में मुझे याद आ रहा है कि जब कभी चोट लगती थी बच्चे को किसी, तो माएँ जो हैं वो एक ईंटा सा गर्म करती थी और उसको कपड़े में लपेट करके सिर विर के हिस्से में अगर चोट लगी है, गुड़म्बा सा निकला है, तो उसको बाकायदा वहाँ पर दबा करके उसको ठीक कर देती थी। तो ये वहाँ पर सिर में अगर किसी बच्चे के चोट अभी के वक्त में लगे तो उसे हॉट पैक लगाना है या कोल्ड पैक लगाना है? और जो फूल जाता है उसका क्या फौरी तौर पर उपाय है? कोल्ड से ज़्यादा अच्छा होगा, आइस पैक लगाए तो उसमें ये मेरा भी अनुभव है। एक दिन मैं उस दिन फिर बताया भी था मैंने, अचानक हमारा ध्यान कहीं और था और सामने ग्लास के ऊपर हमारा माथा लग गया, तो गांव के पास सब बोलते टिटोड़िया निकल गया। और मैंने देखा उसको 10 मिनट तक आइस से उसकी सिकाई कर दी, आइस से, और एकदम से वो बैठ गया। तो आइस से करना चाहिए। बाकी कहीं पर भी दर्द होता है तो गर्म से भी फायदा होता है। तो जो आप बता रहे ईटा वाला प्रयोग, वह भी अच्छा है। तो क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन ऑलरेडी वहाँ पर बहुत ज़्यादा हो गया है और वह सूजन ज़्यादा आ गई है, वहाँ आइस का पैक देने से वो वहाँ का जो पूरा उत्तेजना है, वहाँ का जो स्ट्रेस है, वो अपने आप वहाँ से
फिर रिलीज होगा। ब्लड जो है गर्म से वो बहता है और ठंडे से नसें सिकुड़ गई, नसें सिकुड़ गई तो उनसे वो जब ठंडा से सेक देंगे ना तो नस नाड़ियाँ सिकुड़ जाने से वो ब्लड सर्कुलेशन वहाँ से चला गया, तो जो खून इकट्ठा हुआ था वो वहाँ से वापस चला जाता है, ऐसा होता है। तो ठंडे से नसें सिकुड़ती है, सिकुड़ने से सूजन भी कम हो जाती है और जो ब्लड आदि इकट्ठा हुआ था वहाँ पर, क्योंकि पूरे शरीर को ऐसा संकेत मिला कि यहाँ कुछ गड़बड़ हो गया तो पूरे शरीर का ब्लड वहीं आकर के इकट्ठा हो जाता है। तो फिर वो पहले तो उसको ब्लड को वापस भेजोगे, भाई हमने इसको ठीक कर लिया है, ज़्यादा चिंता मत करो। अब यहाँ पर जो है आग कहीं लगी थी या कहीं दुर्घटना हुई थी तो वहाँ पर पुलिस पहुँच गई है, फायर ब्रिगेड पहुँच गया, तो सारा शरीर क्या, ये तो संकेतों से चलता है ना। इसलिए बोलते हैं ना 1 सेकंड के 1 करोड़वें हिस्से में भी ब्रेन से 100 ट्रिलियन से ज़्यादा सिग्नलिंग और एक एक सेल से 1 लाख से लेकर के 1 करोड़ सिग्नलिंग निकलती है। तो ये सारी सिग्नलिंग हमारी ठीक हो जाती है। तो ठीक है स्वामी जी। टटोली आ जाए, वो सूजन आ जाए, वहाँ तो ठंडे से करना, बाकी ठंडा और गर्म दोनों से करेंगे तो दोनों चीज़ें ठीक हो जाएंगी, सूजन भी ठीक हो जाएगी, दर्द भी ठीक हो जाएगा, और इन्फ्लेमेशन दूर हो जाएगा। स्वामी जी कुछ और जल्दी से सवाल आपके सामने रख देता हूँ। क्या यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल हाई होने की वजह से भी फ्रोजन शोल्डर स्पॉन्डिलाइटिस की दिक्कत आती है? और अगर ऐसा है तो जाहिर है कि यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल को काबू करना बड़ा ज़रूरी है। एकदम आपने ठीक कहा, जितने भी दर्द इनके पीछे कारण है, या तो यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, या तो RA, CRP, ANA, HLB27 आदि जितने भी पेन मार्कर्स हैं शरीर के अंदर बढ़ जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है। इन सबको कम करने के लिए 2 बड़े उपाय हैं। एक है सुबह उठ करके गोधन अर्क पियो, इसलिए गोधन अर्क हम लगभग रोज ही बता देते हैं। दूसरा गोखरू पियो, गोखरू पूरे शरीर को, गोधन अर्क और गोखरू पूरे शरीर को अंदर से धो देता है साहब। इस और हाँ, ठंडी चीज़ें ना, जैसे लौकी का जूस ना पिए, लौकी की सब्जी खाएं, लौकी का जूस, खीरा, ये सब दर्द को बढ़ा देते हैं। दही, छाछ और तमाम तरह की खट्टी चीज़ें और ठंडी चीज़ें, जैसे तो बहुत ज़्यादा बात बढ़ने पर हम तो चावल भी मना करते हैं, गेहूँ भी मना करते हैं, रागी, जवार, बाजरा आदि लेना चाहिए। तो ऐसे छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो कितना ही बढ़ा हुआ यूरिक एसिड हो, RA फैक्टर हो, मैंने कहा ना, हमने तो 2-2, 3-3, 3,400 तक बढ़े हुए RA फैक्टर को, और यूरिक एसिड RA फैक्टर तो होना चाहिए 15 से नीचे, यूरिक एसिड होना चाहिए 7 से नीचे। वो 7 की बजाय 10-11 हो जाए ना तो आदमी एक कदम चलना तो बहुत दूर की बात है, ऐसे भी मूवमेंट नहीं कर सकता, इतना ये हालत हो जाती है। तो वो गोखरू से पूरा ठीक हो जाता है। खाने के बाद चंद्र प्रभाव की गोक्षर आदि गूगल दे देते, दिन भर गोखरू का पानी पिलाते। और ये सारे हालात जो है स्वामी जी ख़राब लाइफस्टाइल ने कर रखी है। लोगों ने अपनी लाइफस्टाइल इतनी चौपट कर ली है कि ये सारी बीमारियां जो हैं उनसे आके चिपक गई हैं। और थोड़ा तो पीड़ा तेल से मसाज कर लिया। स्पाइन से लेकर कमर तक का कबाड़ा भी इसी ख़राब लाइफस्टाइल ने ही किया है। स्वामी जी अब आखिर में ज़रा सा प्राणायाम कर लेते हैं। और स्वामी जी प्राणायाम कैसे इन सारे दर्द में थोड़ी राहत दे सकता है? पूरी शरीर की ऊर्जा को अलाइनमेंट कर देता है। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, अन्नमय प्राणमय विज्ञान आनंदमय कोश, प्राणापान व्यान उदान समान नाग पूर्व कृकल देवदत्त धनंजय, 5 प्राण 5 उपप्राण 5 महाकोश। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर को ऊर्जा से आप्लावित कर देता है। और इसलिए कहा कि प्राण जो है ये सबसे बड़ी औषध है, प्राण ब्रह्म है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन हो तो थोड़ा धीरे कर लेना, ऐसे भस्त्रिका, फिर कपालभाति धीरे धीरे, कमर में ज़्यादा दर्द हो तो कपालभाति धीरे करना, बाह्य प्राणायाम भी धीरे करना, अनुलोम विलोम, और इससे पूरे शरीर की सिग्नलिंग, पूरे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह सबको ठीक हो जाएगा। और जो दर्द आदमी को परेशान कर रहे हैं, इन दर्दों से पूरी तरह से हम निजात पाएंगे। ये अनुलोम बिल्कुल स्वामी जी, जो योग करेगा सुबह शाम उससे एकदम पूरे शरीर में ऊर्जा आ जाती है, उससे दर्द से मिलेगा आराम। स्वामी जी अब आपसे इजाज़त लेने का समय हो गया। बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।